नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं आज लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है अल्पा दुधैया जी ने। अल्पा जी का सवाल यह है कि उनका कहना यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स नहीं होने चाहिए, तो कितने फंड रखना सही है। और उनका कहना यह है कि यस बैंक और पीएनबी में जिस तरह की घटनाएं हुई पास्ट में, उसको लेकर उनको थोड़ा डर लगता है कि कुछ सिलेक्टेड फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट रहे। यदि ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्टमेंट रहेगा तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। इसलिए वो जानना चाहती हैं कि कितने फंड्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और इसको लेकर क्योंकि इस तरह से फंड्स वो बढ़ाती गई शायद, तो उनके नंबर ऑफ फंड्स बढ़ गए हैं। तो अल्पा जी, पहली बात तो यह है कि आपको अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यदि आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कर रही हैं तो आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपके फाइनेंशियल गोल किस तरह के हैं। तो मान लीजिए एक इन्वेस्टर को यदि चारों तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना है, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास एक गोल्ड फंड हो गया, एक सिल्वर फंड हो गया, क्योंकि आप सिल्वर फंड ऑफ फंड्स भी अवेलेबल हैं। तो दो तो ये हो गए। फिर आपको इक्विटी और डेट में एलोकेट करना है। अब डेट में भी आपके पास में एक या दो फंड्स हो सकते हैं, क्योंकि 16 कैटेगरीज हैं डेट की, तो उसमें भी आपके पास एक से ज़्यादा फंड्स हो सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए दो डेट फंड्स हैं, एक गोल्ड फंड है, एक सिल्वर फंड है, तो आपके पास 4 फंड तो ये हो जाते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी की। तो इक्विटी में आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 फंड्स होने चाहिए, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है या होना चाहिए। तो 4 आपके पास में इक्विटी फंड्स हो गए इंटरनेशनल फंड को मिलाकर, और साथ ही जैसे हमने बात की 3 फंड की, एक 4 फंड की, बल्कि 2 डेट में मैंने आपको बताया और एक गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरह से 8 फंड्स तक आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। और यदि आप फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं तो मान लीजिए एक फंड और आपने फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको पता नहीं कि किस वक्त पर किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो आपने फ्लेक्सी कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिया, तो हो सकता है 9 भी हो जाएं। बट ये डिपेंड करता है कि यदि आपका नज़रिया लंबे समय का है और वेरियस असेट क्लासेस में आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है जिसे शुरुआत करनी है और एक फंड से शुरुआत करनी है, तो यहां पर हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट ना करके यदि एक मल्टी असेट फंड में इन्वेस्ट कर दें तो शायद ये मकसद पूरा हो जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कुछ भी हो सकता है इक्विटी पोर्टफोलियो में, साथ ही वहाँ पर गोल्ड और डेट इस तरह का एसेट एलोकेशन भी हो सकता है, तो वो भी एक चॉइस है। किसी इन्वेस्टर के पास यदि ऑलरेडी गोल्ड, सिल्वर वगैरह में इन्वेस्टमेंट है किसी भी तरह से, और उसको इक्विटी और डेट के बीच में एलोकेट करना है, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो ये सब निर्भर करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है किस तरह से बनाना है, आपको आपके गोल्स किस तरह हैं। अब दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि यदि पीएनबी या यस बैंक जैसी कुछ घटना होती है उसको लेकर आपको चिंता है, मैं आपको बता दूं, जब आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ स्टॉक्स सभी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कॉमन होते हैं। तो यदि आप 2 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या 2 मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स तो कॉमन ही होते हैं और कुछ स्टॉक्स अलग होते हैं। तो इससे आपको हो सकता है थोड़ा सा वेटेज वगैरह की वजह से फ़ायदा मिल सकता है कि उसमें स्टॉक्स का वेटेज कैसा है, बट इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। होना ये चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन की जब बात की जाए तो अलग अलग असेट क्लासेस के बीच में असेट एलोकेशन होना चाहिए, और साथ ही आपके पास डिफरेंट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स वाले पोर्टफोलियो में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस तरह से जो मैंने आपको बात बताई है उस आधार पर आप तय करें, लेकिन एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में निवेश ना करें। तो मुझे उम्मीद है ये सलाह आपको समझ आ गई होगी, और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल।
जो पूछा है केवल चंद जैन जी ने। केवल चंद जी ने 2 सवाल पूछे हैं। एक ये है कि हाउ आईसीआईसीआई मल्टी असेट फंड एंड आईसीआईसीआई एसेट एलोकेशन फंड्स आर टैक्स्ड। दूसरा ये है सर हाउ फंड ऑफ फंड्स आर टैक्स इन इंडिया। देखिए जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड के रिडम्पशन पर, तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह से या 2 अलग अलग कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड किया जाता है। एक तरफ इक्विटी फंड्स, यानी कि ऐसे इक्विटी फंड्स जिनका इक्विटी में एलोकेशन मिनिमम 65% हो। तो यहाँ पर चाहे वो प्योर इक्विटी फंड्स हों, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, कोई भी, या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हों या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हों, तो इस तरह के फंड्स में जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो मिनिमम 65% होता है। तो इन फंड्स पर इक्विटी का टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है, और डेट फंड्स, गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, फंड ऑफ फंड्स स्कीम भी नॉन इक्विटी की कैटेगरी में आती हैं। चाहे वो पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इसे नॉन इक्विटी की कैटेगरी में रखा गया है टैक्सेशन पर्पस के लिए, और इंटरनेशनल फंड्स को भी नॉन इक्विटी की कैटेगरी में रखा गया है। अब टैक्स कैसे लगता है? जो इक्विटी फंड्स हैं वहां पर 1 साल या उससे कम के समय के लिए यदि इन्वेस्टमेंट किया गया है और फिर यूनिट्स को रिडीम किया गया है, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और यदि 1 साल से अधिक होल्ड करने के बाद फिर आप यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि यदि 1 साल भी पूरा हुआ है और एग्जैक्टली आपने 365th डे को रिडीम कर दिया, तो भी ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो आपको 365 पूरा होने के बाद 1 दिन के बाद यदि आप रिडीम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा, और तब इस पर लगने वाला टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। तो यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है इक्विटी स्कीम में, वो 15% प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होता है। और 1 साल के बाद जब रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन ऐसा है कि फर्स्ट 1 लाख के कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख से ऊपर द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख, उसके ऊपर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। और ध्यान रहे कि जब भी टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स, उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं नॉन इक्विटी फंड्स की, यानी कि डेट फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। इस तरह के यदि हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर 3 साल तक का होल्डिंग पीरियड जो है वो शॉर्ट टर्म कहलाता है, और 3 साल से अधिक की अवधि तक इन्वेस्टेड रहने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है नॉन इक्विटी स्कीम में, वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। आप 5% ब्रैकेट में हैं या 30% ब्रैकेट में हैं, उस तरह से, यानी कि वो पूरा जो कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है और आप अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स पे करते हैं। और जहां तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का सवाल है, तो यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और समय के साथ महंगाई दर के बढ़ने की वजह से आपको यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट एक नंबर जारी करती है हर साल, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं कि वो 1 लाख की इंडेक्स्ड वैल्यू कितनी हो गई है। तो मान लीजिए आप 4-5 साल के बाद में रिडीम कर रहे हैं और उस वक्त पर 1 लाख की इंडेक्स वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और ये 1,30,000 आती है, और आपने यूनिट्स को रिडीम किया तो यहां पर आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है 40,000 रुपीज़ का, यानी कि 1,40,000 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट तो आपका 40,000 हो रहा है, लेकिन आप 40,000 पर टैक्स पे नहीं करेंगे। आप सिर्फ जो इंडेक्स कॉस्ट और जो नेट वैल्यू है रिडेम्पशन पर जो आपको मिल रही है उसके बीच का डिफरेंस, इस एग्जाम्पल में वो 10,000 रुपये है, तो आप इस 10,000 रुपीज़ पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, और उस पर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो होगा 20%, और साथ में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी एप्लीकेबल होता है। तो 20% जब होता है तो ये 20.80% हो जाता है, या जहां पर हमने
10% की बात की थी तो वो 10.40% हो जाता है। तो इस तरह से होती है कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है दिव्येंदु दत्ता जी ने। दिव्येंदु जी का सवाल यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, क्या ये 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखते हुए सुटेबल है? तो दिव्येंदु जी, यदि आपका नजरिया 10 साल का है, आप एसेट एलोकेशन चाहते हैं और मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये फंड सुटेबल है। तो यदि 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आपके पास समय अच्छा खासा है, तो मैं कहूँगा कि ऐसे में आपको एक मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा एसेट एलोकेटर के मुकाबले में एक प्योर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रिस्क ज़्यादा होता है, उतार चढ़ाव का रिस्क जो होता है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि नज़रिया लंबा है और यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, उसको समझते हैं, तो मेरे हिसाब से 10 साल के लिए एक फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपके साथ आज शेयर की ये आपको समझ में आई होगी, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपका जो भी सवाल सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।